नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान अमेरिका और भारत के बीच रक्षा और अंतरिक्ष मिशन को लेकर कई समझौते हुए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है भारत में GEKF-414 इंजनों का निर्माण शुरू करना। बताया जा रहा है कि इस इंजन का निर्माण भारत में शुरू होने से लड़ाकू विमान बनाने के मामले में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आज की इस खास पेशकश में हम प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच हुए रक्षा और व्यापार समझौते पर चर्चा करेंगे। चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेना और रक्षा संबंधी मामलों की कवरेज के विशेषज्ञ पत्रकार हेमंत अत्री। हेमंत, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेमंत, सबसे पहला सवाल है भारत में GEKF-414 विमान इंजन बनाने को लेकर हुए समझौते पर। माना जा रहा है कि भारत लड़ाकू विमान बनाने के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसे आप किस तरह से देखते हैं? धर्मपाल जी, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि आत्मनिर्भरता किसको कहते हैं। जी। निर्भरता का मतलब होता है सेल्फ रिलायंस इन ऑल टर्म्स। जी। किसी भी जहाज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका कंपोनेंट है वो इंजन ही है। और जी। उस इंजन को हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे। पहले अब तक करते आए हैं एजेटी तेजस के अंदर, एजेटी वन में, मार्क वन के अंदर। जी। वो सारे के सारे अमेरिका से जीई हमें सप्लाई कर रही थी। जी। GE-404 था वो। अब चूंकि तेजस टू आ रहा है, एडवांस जेट ट्रेनर टू आ रहा है, उसके लिए GE-414 का समझौता किया गया है। जी। मेरा ये मानना है इसमें कि आत्मनिर्भरता एक बड़ा शब्द है धर्मपाल जी। अगर रियल टर्म्स में आप देखेंगे, क्या आपने इंजन खुद बनाया है? सवाल है ना। क्या आप वो हमें टेक्नोलॉजी देने वाले हैं? सवाल है जी। ना। यहां पर हिंदुस्तान के अंदर एक एग्रीमेंट के तहत, म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत जीई ही इंजन बनाएगी इंडिया जी। के अंदर, HAL के अंदर। जी। अब वो इंजन बनाएंगे या इंजन को असेंबल करेंगे, एक तो ये देखा जाना है। जी। दूसरा, सबसे बड़ी बात क्या होती है धर्मपाल जी, किसी भी टेक्नोलॉजी को जब आप लेकर के आते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या जो आपका डिफेंस प्रोडक्शन का बेस है, यानी कि हमारी जो जहाज बनाने की कैपेसिटी है, जी। क्या उस पैमाने पे है कि हम बड़े पैमाने पे वो कर सकते हैं? सवाल जवाब है ना। हमारा जो डिफेंस का बेस है प्रोडक्शन का, बहुत थोड़ा बेस है। जी। और ये जो इस तरह के समझौते होते हैं कि इंडिजिनस प्रोडक्शन होगी इन एग्रीमेंट विद देम, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है या नहीं, वो देखा जाना है। अगर आप साल में 5 ही जहाज बनाते हैं या 10 ही जहाज बनाते हैं, तेजस मार्क वन या तेजस टू, तो उस जी। टेक्नोलॉजी को आप लाके क्या करेंगे? अगर आप साल में 20, 25, 50 जहाज बनाते हैं और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तब उस टेक्नोलॉजी को यहां लाने का मतलब है। मैं एक जी। बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। हिंदुस्तान ने बहुत साल पहले रशिया के साथ एक एग्रीमेंट किया था। जो हमारा सुखोई 30M का ही जहाज है, जो हमारा फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट फाइटर, हम्म। इंडिया का उनसे एक अंडर लाइसेंस प्रोडक्शन का एग्रीमेंट हुआ कि 277 जहाज हम इंडिया में बनाएंगे, 277। और उसमें क्या टेक्निकलिटीज आई वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना आम आदमी के साथ। अगर आप रशिया से जहाज लेके आते उदाहरण के तौर पे, तो अच्छा। वो जहाज आपको 100 करोड़ रुपए का पड़ता, मान लीजिए। ठीक है। और जब आप उस जहाज को इंडिया में बना रहे हैं अंडर लाइसेंस, तो वो जहाज आपको 250 करोड़ रुपए का पड़ रहा है। ये हमारा फर्क है। मतलब कारण क्या है बढ़ गई। कि कारण क्या है कि टेक्नोलॉजी का जो सारे का सारा था, आपकी एब्जॉर्प्शन पेस उतना नहीं है। जी। आप साल में 5 या 7 ही सुखोई बना पाएंगे, और 277 सुखोई बनाने में कितने साल लगेंगे आपको? वो तो सही। जो उनके साथ एग्रीमेंट है वो पैसा तो वो लेंगे। हाँ, हाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी लेके आना एक बात है, वो इसको यहां बनाएंगे नहीं बनाएंगे या असेंबल करेंगे, एक ये पक्ष है। दूसरा, हमारा बेस जो डिफेंस प्रोडक्शन का है, एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन का है, उतना बड़ा नहीं है। तीसरा, हम उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे या नहीं हमारे देश में, उसको जी। हम कहीं और म्यूटिलेट कर पाएंगे, कहीं और आगे बढ़ा पाएंगे, उसका जी। भी सवाल है ना। कारण समझना होगा धर्मपाल जी। एक कहने के लिए आत्मनिर्भरता बहुत अच्छा लगता है सबको सुनने में, लेकिन जब सही मायनों में आप करेंगे तब आपके समझ में आएगा। देखिए, हिंदुस्तान का रिसर्च के मामले में जो खर्चा है, अमेरिका उससे 30 गुना ज्यादा खर्चता है, जी। चाइना उससे भी ज्यादा खर्चता है। जी। हमारा रिसर्च बेस तो कोई है नहीं, 0.3 है GDP का। जी। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए आत्मनिर्भरता कह देना एक बात है। जो ये जिस इंजन की आप बात कर रहे हैं, ये जी। दुनिया का सबसे एडवांस इंजन है और केवल 4 देश बनाते हैं इसको। अच्छा। तो इंडिया को क्या वो टेक्नोलॉजी देगा अमेरिका?
मुझे बहुत गंभीर शक है, क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वो देते नहीं। आज तक क्यों? अमेरिका का इतिहास रहा है कि उसने किसी को भी टेक्नोलॉजी नहीं दी है, युद्धक विमान बनाने की, जी युद्ध संबंधी सामग्री बनाने की टेक्नोलॉजी किसी भी देश को नहीं दी। जी, एडवांस टेक्नोलॉजी है इस इंजन के अंदर। और जो अमेरिका के फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट है, F-16, F-18, F-18 हॉर्नेट, जी उन जहाजों के अंदर इंजन लगा हुआ है ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड इंजन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आपके पास क्या उतना डिफेंस बेस है? क्या आपके पास इतना बड़ा एब्जॉर्प्शन बेस है? जी सवाल इसका नाम में है। मुझे लगता है कि जब इसके सारे कंट्रीज सामने आ जाएंगे इस डील के, तब समझ में आएगा कि भारत फायदे में रहा या नुकसान में रहा। अगर आपको हर साल 4 या 5 Mark II तेजस बनाने हैं, तो टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे आप? सवाल तो ये है ना। जी एग्रीमेंट का क्या करेंगे? अमेरिका से अभी तक बन के आ ही रहे थे। तो इस पूरे मामले को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया में असेंबलिंग होगी या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी, और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बेस उससे बढ़ेगा या घटेगा, और फाइनेंशियली ये प्रोजेक्ट वायबल होगा या नहीं होगा। ये सारी चीजें देखने की बात है। कारण बहुत साधारण है धर्मपाल जी, जो हमारी डिफेंस प्रोडक्शन का बेस है, वो हमारी सबसे बड़ी दुख तीरक है आज तक। हमारा कोई भी डिफेंस का प्रोजेक्ट 1970 से लेके आज तक कई कई दशक लेट चलता है। मेन बैटल टैंक अर्जुन की बात कर लीजिए, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव की बात कर लीजिए, एडवांस जेट ट्रेनर की बात कर लीजिए, जी तेजस की बात कर लीजिए, जितने भी एयरक्राफ्ट, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो स्ट्रीम मेन लाइन जो जिसको कहते हैं हम, कोई भी प्रोजेक्ट समय पे नहीं हुआ, उससे नुकसान क्या होता है? एक तो आर्मी की तैयारियों में फर्क पड़ता है, एक, जी और दूसरा उसकी कॉस्ट कई गुना बढ़ जाती है। और भारत की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है इस मामले में बहुत लचर रही है आज तक। और आने वाले समय में जब तक हम रिसर्च पे, प्रोडक्शन बेस को बढ़ाने में, एब्जॉर्प्शन बेस को बढ़ाने में अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक इस तरह के समझौते, मुझे लगता है कि फायदे की बजाय काउंटर प्रोडक्टिव ज्यादा है। क्योंकि हमारे पास जहाज तो हमने 5 साथी बनाने हैं साल में, हम्म। तो उसका इंजन को यहां बना करके इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, उसका क्या लाभ होगा हमारे लिए? जी अब जैसा कि आपने बताया कि जब तक हमारे पास उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, बेस नहीं होगा, तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन क्या रोजगार के क्षेत्र में भी इसका कोई फायदा होगा? देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, बेंगलोर के अंदर है। उनके हम्म। यहाँ ऑलरेडी सिस्टम सारे इन प्लेस है। इसमें इंजन के अंदर तो, क्योंकि होना क्या है बेसिकली, कोई इंडिजिनस प्रोडक्शन तो होनी नहीं है, उसकी असेंबलिंग करनी है और करनी है, उसके लिए भी स्पेशलाइज स्टफ चाहिए। हम वो काम सुखोई 30 MKI के साथ ऑलरेडी कर रहे हैं। तो जी इसमें रोजगार के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। इसमें तो अच्छा। केवल यही है, हो सकता है 100-200 रोजगार उसमें डेवलप भी हो जाए उस तरीके से, जी क्योंकि केवल इंजन की बात है। एयरक्राफ्ट का बेस तो हम सारा बना ही रहे हैं, मेटलर्जी हमारे यहाँ है ही वो सारी। तो जी इसमें केवल इतना है कि इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स, इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी, वो सारी चीजें देखी जानी चाहिए। तो क्या तेजस, जिस तरह से कहा जा रहा है कि तेजस को भी अपग्रेड कर सकेंगे हम नई टेक्नोलॉजी से, अभी कोई खास फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा? नहीं नहीं, उसमें फायदा होगा। देखिए, अभी तक जो तेजस है, तेजस Mark 1 चल रहा है। जी तेजस Mark 2 बनाने की तैयारी है हमारी। तो तेजस Mark 2 के लिए ही 414 की जरूरत है। अदरवाइज जो तेजस अभी तक है, उसमें 4040 GE का इंजन लगा हुआ है। तो जी। चूंकि वो एडवांस एयरक्राफ्ट है, Mark 2 है, इसलिए ये एडवांस इंजन लेने की बात है उसके लिए। जी एक चीज की और जानकारी दीजिए। कहा जा रहा है, रक्षा मंत्री ने पिछले दिनों बताया था कि 100 करोड़ से ज्यादा का निर्यात रक्षा सौदों में किया है भारत ने, रक्षा सामग्री का किया है। क्या इसका पीछे क्या मान के चल रहे हैं आप? क्या ये केवल बताने की बात है या सच में हो ही रहा है? या 100 करोड़ कितनी बड़ी रकम है? नहीं, नहीं, धर्मपाल जी, देखिए, हिंदुस्तान का जो पूरा डिफेंस का जो प्रोडक्शन सिस्टम है, वो वास्तव में जितना बड़ा हमारा साइज है देश का, और जितनी बड़ी हम सेना है दुनिया की, और जो हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है पूरी दुनिया के अंदर, जी उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं। हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि बार बार जब आत्मनिर्भरता का आप जिक्र करते हैं, हकीकत क्या है? ये अमेरिका में हो क्या रहा है? अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार विक्रेता देश है, और उसके किसी के साथ भी ना स्थायी दोस्ती होती है, ना स्थायी शत्रुता होती है। जी वो नीड बेस्ड रिलेशनशिप रखते हैं। इस बिल्कुल। जो पूरा अमेरिका के अंदर जो आपको 2 दिन से उत्सव दिख रहा है, इसके अगर कारणों में जाएंगे आप, तो वो कारण बड़े स्ट्रेटेजिक है, वो विश्वव्यापी है। कारण उसका सबसे बड़ा क्या है? देखिए, अमेरिका को हथियार बेचने हैं, ये एक पक्ष है, इसमें तो किसी को कोई शक है ही नहीं। जी हमारा जो अमेरिका जो हमारे साथ कर रहा है, और जिस ट्रैप में हम फंसते जा रहे हैं, उसको हम्म। समझना होगा। 2016 तक
हमारा जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर था डिफेंस के ऊपर, जो खर्चा करते थे हम बाहर से हथियार खरीदने में, हम्म। 2016 तक 65% रशिया से आता था। 2017 से 22 तक वो जी परसेंटेज 65 से घट करके 45 आ गई। उसके बावजूद भी अमेरिका से जो हम आयात करते हैं हथियार, वो केवल 11% है, और जो फ्रांस से करते हैं वो 29% है। तो अमेरिका ये जो चीज है कि रशिया से निर्भरता घटा के और अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, वो उसका लॉन्ग टर्म का प्लानिंग है। उसमें क्या है, बेसिकली जो इंडो पैसिफिक रीजन है पूरे का पूरा, वो चाइना की जो एक्टिविटीज हैं, जो हाइपर एक्टिविटीज हैं, जो वो ज्यादा सक्रिय हो गया है, उसको कर्टेल करने का, जी और उसमें भारत की जो पोजीशनिंग है ओवरऑल, उसको यूज करने की अमेरिका की चाल है एक, और हथियार बेचने हैं नंबर दो। इस सारी जी बात को हमें ये समझना होगा कि रशिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। 75 साल से हमारी उनसे मित्रता है। जब अमेरिका हमें हाथ नहीं रखने देता था, तब उन्होंने हमें सारी चीजें वो दी, सारे हथियार दिए, टेक्नोलॉजीज दी। सुखोई 30M किया, ये आज HL में ही बनता है। तो वो जी सारी चीजें हैं। अमेरिका ने इस तरह की चीज कभी के साथ, किसी के साथ भी, अमेरिका की स्थायी दोस्ती कभी किसी से नहीं होती, और स्थायी शत्रुता भी नहीं होती, नीड बेस्ड रहती है। वो उन्हें अफगानिस्तान में करके दिखाया, वो भी यूक्रेन में देख लीजिए आप, और हर जगह जहां अमेरिका, पाकिस्तान का क्या हाल है आज की तारीख में आप देख लीजिए। तो अमेरिका की नीति यूज एंड थ्रो की है। ये मुझे सही लगता है बात कि है कि भारत को, बिजनेस के लिहाज से, बिजनेस के फायदे के लिहाज से ही अमेरिका जो है वो कोई भी डील करता है, कोई भी दोस्ती करता है। और इस सारी चीजों के लेकर के अगर हम देखें तो भारत और रूस के संबंधों का इन इस पर क्या असर पड़ेगा, और साथ ही चीन और पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश हैं, उन पर भी, उनके साथ भी हमारे संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आज तक का जो अब तक इतिहास रहा है, अगर 2 साल पहले तक आप देखेंगे, 73 साल जब से भारत आजाद हुआ, 75 साल में से जी 73 साल, उन्होंने पाकिस्तान को, रशिया ने सुई भी नहीं बेची, सुई भी। कारण क्या था कि वो इंडिया के मित्र थे, और इंडिया पाकिस्तान की तुलना में कहीं बड़ा आयातक, डेमोक्रेटिक कंट्री, और सारी चीजें जियो स्ट्रेटेजिक हिसाब से भारत के साथ उनका मेल खाता है। जी जब से भारत का रुझान ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 6 साल से आप कह सकते हैं, अमेरिका के प्रति ज्यादा हुआ है। रशिया भी देखिए हथियारों का बड़ा विक्रेता है, उनको भी अपने हथियार बेचने हैं, उनकी भी इकोनॉमी है। उनकी इकोनॉमी क्या है, या तो वो हथियार बेचते हैं या तेल बेचते हैं। हम्म। तो उन्होंने पाकिस्तान को पहली बार तेल भी बेचा है रिसेंटली, और उन्होंने पाकिस्तान को हथियार बेचने की भी बातचीत शुरू कर दी है। जी दूसरा, आज की तारीख में जो पूरा वैश्विक परिदृश्य आप देखेंगे, जब से यूक्रेन का रशिया का युद्ध शुरू हुआ है, भारत तो उसको युद्ध भी नहीं कहता, कभी तो विवाद कहते हैं प्रधानमंत्री, कभी संघर्ष कहते हैं, भारत तो उसको युद्ध मानने को तैयार नहीं। हाँ हाँ। तो हो क्या रहा है, अमेरिका के नजदीक जैसे ही भारत जा रहा है, वैसे ही रशिया और चीन की मित्रता लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही। पाकिस्तान पूरे तरीके से चीन के कर्ज में डूबा हुआ है। अगर आज चीन वापस हाथ हटा ले, तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, हम्म। इतना भारी कर्ज है उनके ऊपर। तो कुल मिलाकर के देखना पड़ेगा कि आज जो चीन की स्थिति है धर्मपाल जी, पूरा वैश्विक परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है। चीन का जो GDP है वो अमेरिका, अपने रशिया से कहीं ज्यादा हो चुका है, और आज की तारीख में रशिया महाशक्ति नहीं है, जी चीन महाशक्ति होने की तरफ अग्रसर है। जी तो इस पूरे रीजन के अंदर भारत को एक एक कदम बहुत सोच समझ के उठाना होगा। कारण समझिए, जब से देश आजाद हुआ है भारत, हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ थे, ना जी हम लेफ्ट में थे ना राइट में थे, हम सेंट्रिस्ट थे। जी रशिया से भी हमारी दोस्ती थी, और अमेरिका से भी थी। अब 2016 के बाद हमारा जिस तरीके से झुकाव निरंतर अमेरिका की तरफ होता जा रहा है, तो देखिए ये जो आज की दुनिया है, ये सारी व्यापार आधारित दुनिया है। जी। भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा तेल किससे खरीद रहा है? रशिया से, रसिया। और वो भी सस्ते दामों में, 30%। हम्म। लेकिन क्या भारत के आम आदमी को 30 पैसे का भी फायदा हुआ? नहीं। जवाब है ना। तो पूरी की पूरी जो स्थिति है, अमेरिका एक पक्ष है जो इंडो पैसिफिक में चाइना को कंट्रोल करना चाहता है। आने वाले दौर में अमेरिका का कंपटीटर रशिया नहीं है, चाइना है, ये सारी दुनिया जानती है। जी उन हालात में भारत और चाइना, चाइना का तो हमारे प्रधानमंत्री नाम भी नहीं लेते। आपने सुना है कभी पिछले 3-4 साल में नाम भी लिया हो? पहले झूला झूलते थे अहमदाबाद में कभी उनके नहीं किया, प्रधानमंत्री कभी के नहीं साथ, किया। तब राष्ट्रपति हो गए शी जिनपिंग के साथ। हम्म। तो ये जो पूरी स्थिति है, अगर आप बैलेंस करके नहीं चलेंगे, और सारी के सारे अपने एग्स अगर एक ही बास्केट में रख देंगे, इंडिया को आने वाले समय में, क्योंकि बड़ी भारी दिक्कत हो सकती है जी हर लिहाज से, सामरिक दृष्टि से भी और एक क्षेत्रीयता के हिसाब से भी। चाइना और पाकिस्तान बिल्कुल एक है, जी ये आप जानते हैं इस बात को, उनमें कहीं कोई मतभेद नहीं है।
बल्कि पाकिस्तान का सारा जो भी आज पाकिस्तान है, उसका 80% योगदान सामरिक दृष्टि से आप देखेंगे तो या तो अमेरिका से है या चाइना से, चाहे वो परमाणु बम तक भी ले लीजिए। तो ऐसे में भारत को अपनी चालें बहुत सोच समझ के चलनी होंगी। टाइम टेस्टेड फ्रेंड है रशिया, ऐसा ना हो कि वो इस पूरे खेल में एनॉय हो जाए और आने वाले दौर में यह भी स्थिति बनेगी कि रूस के ऊपर चीन निर्भर नहीं होगा, रूस चीन पर निर्भर होगा और चीन हमारा इमीडिएट नेबर है। तो इन सारे जो समीकरण हैं उनको भी देख करके बहुत सोच समझ के चलना होगा, ऐसा मेरा मानना है। हेमंत, अमेरिका की नासा और भारत की इसरो स्पेस एजेंसियों के बीच भी महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, इसमें भारत को क्या फायदा होगा? नहीं देखिए, एडवांस टेक्नोलॉजी स्पेस के अंदर हम काफी हद तक बहुत एडवांस दुनिया के कंट्रीज में से हैं और उसमें किस तरीके की भी वो मदद करते हैं तो वो सामरिक दृष्टि से भी अच्छा है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी अच्छा है। इस तरह के पहले भी हमारे म्यूचुअल पहले रशिया के साथ रहे थे, अमेरिका अगर उसमें मदद करता है जो कल समझौता हुआ है उसमें भारत को लाभ है, इसमें कोई शक नहीं है स्पेस के उसमें। लेकिन ओवरऑल जो स्थिति है उसको बहुत माइन्यूटली बैलेंस करना पड़ेगा, ये मेरा कहना है। जो एडवांस टेक्नोलॉजी है माइक्रोन कंपनी और माइक्रोन कंपनी सेमीकंडक्टर संयंत्र जो है गुजरात में लगाने जा रही है और भी इस तरह की कई कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आमंत्रित किया है, इससे भारत को काफी उम्मीदें हैं। नहीं, निश्चित तौर पे जी, ये देखिए आने वाले समय में एक अमर्जिंग सेक्टर हो सकता है। और अगर आपको याद हो राजीव गांधी ने 80 के दशक में इसकी परिकल्पना की थी, 80 के दशक में, और जब हम वो परिकल्पना साकार नहीं कर पाए उसी का परिणाम हुआ कि जो सारी की सारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री थी या तो वो चाइना चली गई या वो ताइवान चली गई। आने वाले दौर के अंदर सेमीकंडक्टर्स का जो आयात निर्यात का जो खेल है, जो वॉल्यूम्स है, वो बहुत हैवी है, बहुत हैवी है। और चूंकि ताइवान दुनिया का नंबर 1 हब है और जो चाइना और ताइवान के बीच में जो आने वाले दिनों में स्थितियां बन सकती हैं रूस यूक्रेन टाइप की, उसको देखते हुए भारत के लिए मौका है ये कि जितना ज्यादा हो सके सेमीकंडक्टर हब को बनाने की दिशा में इंडिया को न केवल 1-2 फैक्ट्री बल्कि सेमीकंडक्टर का हब बनाने का 80 के अंदर जो सपना था, 1980 के अंदर, अगर वो आज साकार होता है तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए और हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी बात होगी। ये बात सही है कि भारत में लड़ाकू विमान बनाए जाने से यहाँ थोड़े बहुत रोजगार बढ़ेंगे, लेकिन तकनीक का हस्तांतरण नहीं होने से इसका कोई खास लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। साथ ही अंडर लाइसेंस उत्पादन शुरू होने से अपने यहाँ लड़ाकू विमानों की असेंबलिंग तो होने लगेगी, लेकिन उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। वैसे अमेरिका के बारे में ये बात साफ है कि वो किसी भी देश से नजदीकियां विशुद्ध व्यापारिक लाभ के लिए बढ़ाता है। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय हो चला है विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और सवालों के साथ। नमस्कार।